नमस्कार प्रिय बच्चों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत उपविषय सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं। 273 ईसा पूर्व में अशोक इस महान साम्राज्य, तात्पर्य है मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। उसने इससे पहले वो पश्चिमोत्तर जो क्षेत्र था उसका राजकुमार के रूप में उसने कार्यभार वहाँ संभाला था, जिसकी राजधानी और विश्वविद्यालय की नगरी तक्षशिला थी। उस समय साम्राज्य के भीतर भारत का बहुत बड़ा भाग आ गया था। उसका विस्तार मध्य एशिया तक हो चुका था। जैसा मैंने आपको बताया, चंद्रगुप्त ने जिस साम्राज्य का निर्माण किया, जो प्राकृतिक सीमाएं भारत ने उस समय प्राप्त करी, आज वो भी हमारे पास नहीं है। दक्षिण पूर्व और दक्षिण का एक भाग उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आ पाया था। संपूर्ण भारत को एक शासन व्यवस्था के मातहत इकट्ठा करने के पुराने सपने ने अशोक को प्रेरित किया। तत्काल पूर्वी तट के कलिंग प्रदेश को जीतने की ठान ली। कहने का मतलब बहुत सुदूर तक अशोक का साम्राज्य था, लेकिन कलिंग का एक छोटा सा राज्य जो था वो अशोक के साम्राज्य में नहीं था, तो उसने उसे जीतने की सोची। कलिंग के लोग बहुत ही बहादुरी से मुकाबला करने के बावजूद अशोक की सेना जो है वहाँ पे जीत जाती है। इस युद्ध में भयंकर कत्लेआम हुआ और ये एक इतिहास प्रसिद्ध सत्य है कि इस युद्ध के बाद अशोक ने जो है उस कत्लेआम को देख करके उसको इतनी ग्लानि, इतनी पीड़ा हुई कि उसने हमेशा के लिए युद्ध से मुंह मोड़ लिया। युद्ध से वह विरक्त हो गया। बुद्ध की शिक्षा के प्रभाव से उसका मन जो था वो दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने, साहसिक काम करने की ओर मुड़ गया। अशोक के विचारों और कर्मों के बारे में हमें फरमानों से भी जानकारी मिलती है, जो उसने आदेश प्रसारित किए उनसे, और पत्थर और धातु पर भी उसने अपने आदेशों को खुदवाया। ये भारत में सभी जगह पर मिलते हैं। कलिंग को साम्राज्य में मिलाए जाने के ठीक बाद ही सम्राट के ने नियमों का जो है उत्साहपूर्वक पालन और नियमों के प्रति प्रेम और उनको धर्म के रूप में अंगीकार करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। कहने का मतलब अब जो है आगे अशोक ने किसी प्रकार की हत्या, बंदी बनाए जाने के जो कार्य थे, ऐसे जो हिंसक कार्य थे, वो हमेशा के लिए बंद कर दिए थे। उसके फरमानों से पता चलता है कि वो कहता है यदि कोई उसके साथ बुराई करेगा तो भी वह जहाँ तक संभव होगा जो है उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं करेगा जो अनपेक्षित है, जो ठीक नहीं है। इसी प्रकार से इस अद्भुत शासक ने, जिसे आज भी भारत और एशिया के बहुत से दूसरे भागों में बहुत ही प्रेम के साथ याद किया जाता है, बुद्ध की शिक्षा के प्रचार में, नेकी और सद्भाव के काम में, प्रजा के हित के लिए सार्वजनिक हिताय जो कार्य थे उसमें अपने आप को समर्पित किया। उसने ऐलान किया कि वह इन सब के लिए सर्वदा तैयार रहेगा। हर स्थान पे, हर समय सरकारी कर्मचारी जनता के कार्यों के बारे में उसे सूचना देते थे। चाहे जिस समय हो, वह लोकहित के लिए हमेशा काम करने को तत्पर था। खुद कट्टर बौद्ध होने के बाद भी उसने सभी धर्मों का जो है आदर किया। किसी पे भी उसने बौद्ध धर्म को नहीं थोपा। यह एक धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु सम्राट की जो विशेषताएं हैं बच्चों, हमें अशोक में मिलती है। अशोक बहुत बड़ा निर्माता भी था। उसने अपनी कुछ बड़ी इमारतों को बनाने में मदद के लिए विदेशी कारीगरों को भी रखा था। नतीजा एक जगह इकट्ठे बने स्तंभों के डिज़ाइन से निकाला गया, जो पर्सिपोलिस की याद दिलाते हैं। लेकिन इस शुरू की मूर्तिकला और दूसरे अवशेषों में भी भारतीय कला परंपरा की विशेषताएं हमें दिखाई देती है। 41 साल तक अनवरत शासन करने के बाद 232 ईसा पूर्व 232 में अशोक की जो है मृत्यु हो गई। और H.G. वेल्स ने अपनी आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में लिखा है कि बादशाहों के दसियों हजार नामों में, जिनसे इतिहास के पृष्ठ भरे हैं, जिनमें बड़े बड़े राजे महाराजे, शहंशाह और नामी गिरामी शासक शामिल है, अशोक का नाम अकेला सितारे की तरह चमकता रहेगा। वोल्गा से जापान तक आज भी उसका नाम आदर से लिया जाता है। बेटा, यह सब चीज़ें अशोक द्वारा किए गए जो मानवतापूर्ण कार्य है, जो लोकहित के कार्य हैं, ये सब उसी का प्रतिफल हम कह सकते हैं कि उसने जिस तरह एक सम्राट होने के बाद भी मानवता के हित में युद्ध को सर्वदा के लिए त्याग दिया, हथियार जो है वो ज़मीन पर डाल दिए और लोगों के दिलों को जीतने का कार्य किया। यही इतिहास में अशोक को अमर बनाता है। धन्यवाद।